हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें से सिविक सेक्शन चैप्टर नंबर 21 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, लॉ का मतलब होता है कानून। अब आपको पता है जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल की थी, लड़ाई लड़ी थी और इंडिया आजाद हुई थी 15 अगस्त 1947 को। वो आजादी इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, क्योंकि इंडिया अभी भी अंग्रेजों के बनाए कानूनों पे, संविधान पे चल रही थी, जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बनाए थे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इंडिया का प्रशासन कैसे चलता है। देखो, सेंटर पे दिल्ली पे हमारे पास पार्लियामेंट आ जाता है। पार्लियामेंट का मतलब वहां पर एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा है हमारे प्रेसिडेंट। यहाँ पे पूरी दुनिया में, मतलब हम पूरी दुनिया तो नहीं, इंडिया की अगर बात करूं तो यहाँ जो लोग बैठते हैं उनको हम एमपीज बोलते हैं। वो कानून बनाते भी हैं, लेजिस्लेचर के भी हिस्से होते हैं, और वो एग्जीक्यूट भी करते हैं जो मिनिस्टर लोग होते हैं। तो हम ये कहेंगे एग्जीक्यूटिव के भी यही लोग हिस्से हैं। पूरे इंडिया में 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं 2024 के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगले कब होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हर स्टेट के अंदर, वैसे ही जैसे सेंटर में है एक विधानसभा, वैसे ही हर स्टेट के अंदर एक असेंबली होती है। ठीक है। और एक और घर होता है, जैसे यहाँ पर एक लोकसभा है, यहाँ पर असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। हर स्टेट के अंदर काउंसिल नहीं होती, लेकिन अगर स्टेट बहुत ज्यादा बड़ी है तो काउंसिल भी होती है, और इसको चला रही होती है वो वाली सरकार जो स्टेट के अंदर जीतती है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स बैठते हैं उन लोगों को हम एमएलए बोलते हैं, और इनको लीड कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर लीड कर रहे होते हैं सरकार को प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर लीड कर रहे होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इकट्ठे बैठते हैं। अब हमारा ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ना तो प्रेसिडेंट उससे ऊपर है, ना प्राइम मिनिस्टर उससे ऊपर है, ना सीएम, ना एमपी, ना एमएलए। ये भी स्टेट लेवल के जो इलेक्शन होते हैं आए 5 साल बाद होते हैं, पर हर स्टेट के इकट्ठे नहीं होते जैसे इंडिया के पूरे इकट्ठे होते हैं। 2-3 स्टेट्स के हो सकता है पेंडिंग हो तो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन टाइम टू टाइम 5-5 साल बाद ये स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं। अब जब ये सिस्टम नहीं था उससे पहले ब्रिटिशर्स अपने कानूनों के द्वारा हमें रूल करते थे, अलग अलग एक्ट्स लेकर आते थे, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। और ये सब चलाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए जुडिशरी बनी हुई है। जब मैं जुडिशरी की बात करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सब कुछ चलता है उसके अंदर। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर लोगों के अगेंस्ट कोई कानून तो नहीं बनाया सेंटर ने। अगर ऐसा बनता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब खारिज कर दिया जाता है। लोगों के अधिकारों के अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी। अब जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई तो उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई एक फिक्स्ड कानून बनाने की जो इंडिया के चला सके सरकार को। उसके लिए उन्होंने गठन किया कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, जिसके हिसाब से पूरे देश की, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो चलाई जाती है। ना केवल सेंटर की बल्कि राज्यों की, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी के हिसाब से चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है। गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाके कानून बना सकती है, गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कानून नहीं बना सकती, खुद भी नहीं जा सकती। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखनी है कि इंडिया में सबसे सुप्रीम कौन है, वो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे पूरे लैंड का, जमीन का सुप्रीम लॉ बोला जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे सुझाव अलग अलग आए थे, और उस टाइम पे अलग अलग जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना भी चुके थे अपना। तो हमने बोला यार हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है उसकी गठना की गई, उसको स्थापित किया गया। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सीसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनाए गए, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो थे डॉक्टर राजेंद्र, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रसाद, पूरी कमेटी के। अब इस कमेटी को उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया कि तुम काम करो। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी, जो हमने पहले भी पढ़ा, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और उस कमेटी के 7 मेंबर्स थे, और उस कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त, इंपॉर्टेंट डेट है,
1947 को, और उस कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब आपको समझ आ गया होगा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और उसमें से एक इम्पोर्टेंट कमेटी है जो ड्राफ्ट कर रही थी, बना रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, वो 7 मेंबर की थी, और उसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सॉरी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और उसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद 29 अगस्त 1947 को। इस कमेटी का मेन काम ये था कि आप ये बताओ कि बाकी सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के कि इंडिया में किस किस प्रोविजन की जरूरत है वो दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इन्होंने दूसरे कंट्रीज के जो संविधान है वो पढ़े, जहां पर बने हुए थे संविधान, या जहां पर वर्बल संविधान थे, जैसे ब्रिटेन के अंदर लिखित तौर पे संविधान नहीं है लेकिन हाँ ओरल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वहां पर। उन्होंने कुछ प्रोविजंस जो है वहां से उठाए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर दिए गए, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं किए, अपने इंडिया की जरूरतों के हिसाब से उन्हें चेंज किया, सिर्फ आइडिया लिया था। जैसे अब यूट्यूब पे वीडियोस बनती है तो सब लोग कॉपी पेस्ट नहीं ना करते, एक आइडिया लेते हैं यार चलो इस टॉपिक पे बना लेते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी इसके टोटल 11 सेशंस हुए थे, कन्वेंशंस मतलब 11 सेशंस हुए थे, और इनको संविधान बनाने के लिए 3 साल लग गए थे, या टू बी अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं 3 साल। अगर बिल्कुल बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बता दें तो 2 years 11 months और 18 days लग गए थे, और हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पीछे हमने हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि कांग्रेस एक पार्टी थी और उनकी लीड उस टाइम पे लीडरशिप चल रही थी, कांग्रेस को जो चेयर कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे जब कांग्रेस को लीड कर रहे थे, वो टाइम था लाहौर में एक सेशन हो रहा था 31 दिसंबर या 31, मैंने जनवरी इसलिए बोला क्योंकि आपकी बुक में जनवरी लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये जनवरी नहीं है, ये दिसंबर है। तो 31 दिसंबर 1929 को एक सेशन हो रहा था लाहौर में, रिवर रावी के कंधे पे, बैंक्स के ऊपर ये सेशन हो रहा था, और उन्होंने इस सेशन में पंडित नेहरू ने ये बोला था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर देंगे, यानी इंडिपेंडेंस डे से डिक्लेयर करेंगे। तो इंडियंस ने बोला यार कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया 26 नवंबर को, अब ये डेट को भी इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले इसी दिन अपने आप को पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। लेकिन चुनौती ये आ गई थी कि हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो वो कहते हैं इंडिपेंडेंस डे तो बदल नहीं सकते, ऐसा करते हैं संविधान को जब लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पर तो तैयार हो गया था, इफेक्ट में जब लेकर आना है वो डेट हम 26 जनवरी 1930 रख लेते हैं। उस दिन से ऑनवर्ड्स हम ये कहेंगे कि पहले तो ये दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था, बट उसके बाद हम लोगों ने इस डे को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। रिपब्लिक यानी हमारे देश के ऊपर जो प्रेसिडेंट है वहां पर जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी नहीं है। मतलब ये कि आप ये कहेंगे जैसे ब्रिटेन के अंदर राजा रानी जो थे एक के बाद एक चलता जा रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारा ऐसा नहीं है। जो प्रेसिडेंट है उसके भी चुनाव होंगे, बेशक लोग नहीं कर रहे, एमपीज और एमएलएस कर रहे हैं, लेकिन उसके चुनाव होंगे, वो हेरिडिटरी सीट नहीं होगी, उसे हम रिपब्लिक बोलते हैं। तो इसीलिए 26 जनवरी ऑनवर्ड्स जो पहले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस आने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो आखिरी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसके तहत इस मीटिंग के तहत जो एक दिन पहले हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं उनको हमने चुन दिया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सॉवरेन यानी आजाद डेमोक्रेटिक यानी जहां पर चुनाव होते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में फर्क क्या है। डेमोक्रेटिक मतलब जहां पे इलेक्शंस होते हैं फिर रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, और रिपब्लिक का मतलब ये होता है जो टॉप पे आपका हेड है पूरी स्टेट का या पूरी कंट्री का, हम कहते हैं पॉलिटी में ना कंट्री को स्टेट बोला जाता है कैपिटल एस के साथ। वो जो पोजीशन है वो एक हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली पोजीशन नहीं है, मतलब ये वो चुनाव होके बंदा बैठे। ठीक है जी, अब बात करते हैं लॉ। लॉ क्या होता है? देखो जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है, वैसे ही लॉ जो है वो एक एसेंशियल चीज हो जाती है, जरूरी चीज हो जाती है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए।
और ये जो वर्ड है ये डिराइव किया गया, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्यूटोनिक नहीं है, ट्यूटोनिक है। ट्यूटोनिक वर्ड के साथ जिसका मतलब होता है डेफिनाइट, मतलब फिक्स जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आपको लॉ का या ट्यूटोनिक का मतलब जानना है तो ट्यूटोनिक होता है जो कहीं ना कहीं ओरिजिन रखता है यूरोपियन लैंग्वेज के साथ भी, जिसका लेना देना होता है, थोड़ा सा इंडियन टच भी आ जाता है, उसको हम ट्यूटोनिक बोलते हैं, ट्यूटन से रिलेटेड। तो हम ये कह सकते हैं एक जर्मनिक ब्रांच है इंडो यूरोपियन, इंडिया और यूरोपियन लैंग्वेज की भाईचारे की, वहां से ये डिराइव किया गया। तो आप ट्यूटोनिक वर्ड याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक दी गई है, जिसका मतलब होता है डेफिनाइट। तो हम ये कह सकते हैं एक पक्का रूल, डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड रूल जो होता है उसको हम लॉ बोलते हैं। तो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ये इंश्योर करता है पक्के तौर पे कि रूल ऑफ लॉ है, इंसान का रूल नहीं है, कानून का रूल है, और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रोल की। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंसान एक सामाजिक जानवर है, मतलब समाज में रहता है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, उसकी अपनी आदतें हैं। कई बार वो ग्रुप्स में रहता है, कई बार कमेटी बना के रहता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में हिस्सा लेता है। तो ये सब कानून के हिसाब से बनाई जाती है, कानून को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। कानून जरूरी इसलिए ताकि हम एक सिविल लाइफ जी सके, सिविल का मतलब एक देश नागरिक की जो लाइफ है, सिविक लाइफ, उसको जी सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। आप खुद सोचो, अगर आप स्कूल जाते हो और स्कूल में कोई लॉ नहीं है कि किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है, कैसे चुप बैठना है, होमवर्क कैसे करना है, गेम्स कब खेलनी है, तो फिर तो पूरा का पूरा स्कूल एक जंगल बन जाएगा ना। कुछ कानून तो होंगे ना स्कूल के अंदर भी। तो ऐसे ही पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, कंट्री को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को कानून की जरूरत है, लॉ की जरूरत है। क्योंकि उस टाइम पे जब अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे और पुराने टाइम पे इंडिया में बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी, बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस चल रही थी, जैसे डाउरी की, दहेज लेने की। गरीब लोग बहुत सारा लोन लेके अमीर लोगों को डाउरी देते थे कि चलो लड़की जो अच्छे घर में चली जाए, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोन जो है वो चुकाते रहते थे। तो ये एक मेन रीजन जो डाउरी देने का ये था कि लड़कियां उस टाइम पे पढ़ी लिखी नहीं थी, प्लस उस टाइम पे भ्रूण हत्या हो रही थी, लड़कियों की मौत हो रही थी जन्म लेने से पहले, फीमेल इन्फेंटिसाइड हमने पढ़ा है, ठीक है। सो या फीमेल फिटिसाइड उसे बोलते हैं। तो इसकी वजह से मेल लड़के और लड़कियों की जो संख्या है वो कम होती जा रही थी, मेल्स की बढ़ रही थी, फीमेल की रेशो कम हो रही थी। तो सरकार को लगा कि स्ट्रिक्ट कानून लाने की जरूरत है। एक तो कानून इसलिए लाने की जरूरत है कि डाउरी को रोका जा सके, दहेज प्रथा को रोका जा सके, इसीलिए उन्होंने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आए, कानून लेकर आए 1961 में, कि आज के बाद अगर कोई डाउरी लेता हुआ पकड़ा गया तो आपको एक जुर्माना या आपको एक जुर्म होगा, इसको माना जाएगा। तो यहाँ लिखा है ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। आज की डेट में आप डाउरी दहेज नहीं दे सकते, वो एक जुर्म है। वैसे ही डाउरी को खत्म करने के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो है इंक्लूड की गई। अब मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। जितने भी गवर्नमेंट की पोजीशन पे लोग आते हैं वो पहले शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले, एमपी एमएलए, गवर्नमेंट के लोग, नॉन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, कि हम संविधान में लिखे कानूनों के हिसाब से ही चलेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन की देख रेख और उसको बचाता कौन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया जुडिशरी की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट जैसे हो गया, वो मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। जब चलान करता है तब भी आप कोर्ट में जाते हो ना, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट्स है वो अनबायस्ड है, वो भेदभाव नहीं करते, कौन गरीब है अमीर है, कौन सरकारी है कौन मतलब सरकारी नहीं है। तो अगर सरकार ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो कई बार लोगों के हक में भी फैसला देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ये देखती है, ना केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी, कि कहीं लोगों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। अगर संविधान में ऐसी कोई चेंजेस लाई गई हैं जो लोगों के हित में नहीं है, उनके खिलाफ जा रही है, उनके राइट्स को ऑफेंड कर रही है, तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। हम कहने का मतलब जुडिशरी। तो जो भी काम या कानून बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हित में बन रहे हैं और लोगों के हित में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के हित में ही लिखा गया। अब मैं बताती हूँ प्रोटेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। मैंने अभी आपको बताया जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की। ऐसी एक इम्पॉर्टेंट पावर जो है, उससे हमारे जो लॉ बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं ऑर्डर, ये प्रशासन में चला दो, ये प्रशासन चला रही है कानून, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को अवॉइड करने चाहिए, मानने चाहिए,
और जुडिशरी ये कहती है कि हमारे पास हक होता है कि अगर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो हम उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कानून नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो सरकार नहीं अपॉइंट करती, मतलब आपको ओथ दिलवा सकती है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जामिनेशन के थ्रू या और तरीके से, जो जजेस की सैलरी है, जो जजेस का टर्म है सर्विस का, वो सब अलग अलग फिक्स किया गया ताकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना हो। अगर गवर्नमेंट ही जजेस को बिठा रही है तो उसके चलते तो फिर वो उनका फायदा उठा सकती है और बोल सकती है कि नहीं, इस लॉ को तुम ठीक चलने दो। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी यानी चुनाव। देखो, लोगों के पास राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर कि वो वोट कर सकते हैं, आजाद जी सकते हैं, इवन यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं गवर्नमेंट की। तो ये जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से लॉज फ्रेम करती है जो लोगों के हक में होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जब 15 अगस्त की बात करें 1947, जब हम लोगों को आजादी नहीं मिली थी और ब्रिटिश शासन हमें रूल कर रहा था, उस टाइम पे जो सिटीजन्स थे उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता था इन लॉज के अगेंस्ट। मतलब ये जो कानून है, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते थे। लेकिन आज की डेट में हम आजाद देश में रह रहे हैं और अगर हम चाहें तो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। उस टाइम पे भी लोगों ने आवाजें उठाई थी, जैसे साइमन कमीशन के खिलाफ उठाई थी। जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, लाठी चार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी उसके चलते। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। महात्मा गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, 1942 में क्विट इंडिया। हमने ये सारा का सारा पढ़ा है ना, मतलब हिस्ट्री के अंदर। लेकिन इसको दबा दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन मूवमेंट्स के द्वारा ब्रिटिश की जो कंपनीज थी, इन्हीं मूवमेंट्स जब ये चल रही थी, कर क्या रहे थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, वो अपनी कंपनीज और गवर्नमेंट जो है वो ये चाहते थे कि हमारी कंपनी से बना हुआ जो कपड़ा है, चीजें हैं, वो इंडिया में बिके और हम मुनाफा करें। इंडियन लोग कहते नहीं, वो चीजें, वो कंपनीज, वो ऑफिसेज, वो स्कूल्स, वो कॉलेजेस हमने यूज करने ही नहीं, हम तुम्हारा कपड़ा भी नहीं यूज करेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी के कहने पे उन्होंने डांडी मार्च किया था। मैंने आपको बताया था साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट तक गए थे, 78 लोगों के साथ गए थे, मार्च का टाइम था। और गांधी जी ये बोल रहे थे कि ये जो समुद्र तल पे तुम लोगों को सॉल्ट मिल रहा है, नमक मिल रहा है पानी उबालने के बाद, तुम लोग इसके ऊपर टैक्स क्यों दे रहे हो। तो जब वो डांडी कोस्ट पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने खुद पानी उबालकर उससे सॉल्ट लिया था, नमक इकट्ठा किया था और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके उन्होंने ये बताया था कि तुम लोग अपना नमक खुद तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स चली। कुछ प्राइम मूवमेंट्स ये थी कि हमें जो शराब है उसको बंद करवाना है, बॉयकॉट कर दो शराब को, क्योंकि एक सर्वे आया जिसमें ये बोला गया कि हर चौथा इंसान तो शराब पी रहे, कम से कम नहीं तो 25 करोड़ रुपीस जो है वो शराब पे रोज खर्चे जा रहे। तो अलग अलग राज्यों की सरकारों ने लिकर की सेल के ऊपर पाबंदी लगा दी। जैसे गुजरात है, ड्राई स्टेट बोलते हैं, हरियाणा, केरला, इन्होंने शराब बिल्कुल बंद कर दी अपनी स्टेट में कि यहाँ तो बिक ही नहीं सकती। और जो कानून है वो इस तरीके से बनाए गए कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर शराब नहीं लेकर आएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं और वहां पर शराब लेकर आ जाते हैं। तो हमारी सरकार, हमारी जो समाज है, वो बॉयकॉट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं। इसीलिए लॉ जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। आज की डेट में सरकार ठीक से चलती रहे, इसके लिए लोगों के पास एक अधिकार है डिसेंट का। डिसेंट का मतलब आप बोल दो मुझे ये पसंद नहीं है, ये एक फीचर है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि आप अपनी नाराजगी सरकार के प्रति जाहिर कर सकते हो। सरकार डिक्टेटर थोड़ी है, तानाशाही थोड़ी यहाँ पे चल रहा है। तो इसीलिए सरकार और सोसाइटी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इंडियन सोसाइटी खराब ना हो। ये इसीलिए हो पाए क्योंकि हम लोग अपनी वॉइस रेस कर सकते हैं जब कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सके। तो ये था आज का चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत करना भूलना, और मैं और वीडियोस के साथ जरूर आऊंगी। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।